इसके बाद हम बात करेंगे टेक्निक्स की, कि हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग की टेक्निक्स क्या है। कॉस्टिंग की जब टेक्निक की बात करें तो मैं यहाँ पे आप 4 पॉइंट लेके चल रहा हूँ। सबसे पहले मैंने लगा मार्जिनल कॉस्टिंग, दूसरा पॉइंट लिखा मैंने टोटल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, तीसरा लिखा यूनिफॉर्म कॉस्टिंग और चौथा लिखा मैंने डायरेक्ट कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, मार्जिनल कॉस्टिंग जो वर्ड यहाँ पे यूज किया हुआ है, मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है? जो वर्तमान उत्पादन स्तर आपका है, जो करंट लेवल का प्रोडक्शन है, उसमें जब एक एक्स्ट्रा यूनिट का उत्पादन किया जाता है तो एक एक्स्ट्रा यूनिट के उत्पादन से टोटल कॉस्ट में कितना डिफरेंस आ रहा है। देखो, उत्पादन बढ़ाने से और उत्पादन कम करने से कॉस्ट में कितना डिफरेंस आ रहा है, मार्जिनल कॉस्ट कहलाता है। मतलब मार्जिनल कॉस्ट कहूं या वेरिएबल कॉस्ट कहूं, सेम है कि जो वर्तमान उत्पादन से एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाते हैं, उस एक्स्ट्रा यूनिट बनाने से कितनी कॉस्ट आ रही है, उसको हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। तो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग बड़ी टेक्निक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम ऐसे ऐसे टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि कितना सेल्स करे तो कितना प्रॉफिट होगा, हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन जिसको कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, वो क्या होता है, वो कैसे डिराइव किया जाता है, हमारा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या है, हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक जिसमें हम मैनेजर डिसीजंस की भी बात करते हैं कि मैनेजमेंट डिसीजन कौन से बेस पे लेता है, जैसे मेक और बाई के डिसीजंस, वेदर टू मेक और टू बाई, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बहुत बड़ा टॉपिक है ये मार्जिनल कॉस्टिंग। बट थोड़ा सा डेफिनेशन आज को आपके दिमाग में डाले कि मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब होता है कि जब हम वर्तमान उत्पादन से एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करते हैं, उस अतिरिक्त इकाई के उत्पादन पर जो लागत लगती है उसको हम लोग कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। और उत्पादन कम करने और ज्यादा करने पे जो डिफरेंस आता है वो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर होता है। उसके बाद आता है टोटल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। टोटल कॉस्टिंग की बात करें तो टोटल कॉस्टिंग का मतलब हुआ कि कंप्लीट टोटल कॉस्ट को ऐड किया। टोटल कॉस्ट मतलब 2 तरह की कॉस्ट है, वेरिएबल और फिक्स्ड, इन दोनों को ऐड कर लो, टोटल कॉस्टिंग बन जाएगी आपकी। तो मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब केवल एक कॉस्ट होती है, वो होती है वेरिएबल, फिक्स्ड को काउंट नहीं किया जाता है। इन दोनों का यही डिफरेंस है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स्ड प्लस वेरिएबल दोनों होता है, जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग में केवल और केवल वेरिएबल कॉस्ट होती है। फिर आता है हमारे पास यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है कि बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी संस्थाएं जो है वो एक ही प्रकार के मेथड अप्लाई करते हैं। कि जैसे रबर बनाने वाली जितनी भी कंपनियां हैं वो एक ही मेथड अप्लाई करते हैं कि एमआरएफ वाला है वो रबर बना रहा है, उसकी कॉस्टिंग का मेथड एक ही होगा। और टीवीएस वाला भी रबर बनाता है, सीएट वाला रबर टायर्स बनाते हैं, रबर वाली कंपनियां जो है वो टायर बनाते हैं, तो टायर की जो कॉस्टिंग निकालने का जो तरीका है वो उनका एक ही रहेगा। जिसको हम लोग कहते हैं, ये जो टायर बनाने के, जो टायर बनाने वाली जो कंपनियां हैं तो जो कॉस्टिंग टेक्निक्स यूज करते हैं, जो टेक्निक्स है उस टेक्निक को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। सबके अंदर एक ही तरह की कॉस्टिंग की जो मेथड है वो यूज किए जाते हैं। कॉस्टिंग के मेथड्स के अंदर जब सिंगल यूनिट कॉस्टिंग मेथड की बात करते हैं तो सिंगल यूनिट कॉस्टिंग मेथड का मतलब क्या होता है कि एक ही तरह का प्रोडक्ट है हमारी कंपनी के अंदर, उसी को हम बनाते हैं। तो जब ऐसी कंपनियां जो सिमिलर, जैसे मैं अभी आपको जो बताया था एमआरएफ है, सीएट है या आपके टीवीएस है, ये जो टायर बनाने का काम करती है, इन कंपनियों के अंदर जो कॉस्टिंग अप्लाई की जाती है वो तो होती है आपके सिंगल यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग, और उसको हम लोग कहते हैं सबकी इनमें यूनिफॉर्मिटी होती है कि टायर बनाने वाली जितनी भी कंपनियां हैं वो एक ही तरह के कॉस्टिंग मेथड अप्लाई करते हैं, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। फिर आता है डायरेक्ट कॉस्टिंग। डायरेक्ट कॉस्टिंग में क्या होता है, हम डायरेक्ट कॉस्टिंग में डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स को सारे को काउंट करते हैं, जिसमें अगर कोई ये आपके फिक्स्ड एक्सपेंडिचर जो होते हैं उसको हम लोग उसी साल प्रॉफिट में चार्ज कर लेते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट कॉस्टिंग की बात की हमने। तो ये टेक्निक्स है, हम इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में समझा रहा हूँ, इसको मैं कहते हैं कि जंप कर रहा हूँ एक से, बट ये बहुत बड़े टॉपिक है, डिस्कस करेंगे इसको, अलग से डिस्कस करेंगे एक एक टॉपिक्स को। तो ये हमारी टेक्निक्स है, 4 तरह की टेक्निक्स होती है, 3 तरह के सिस्टम्स होते हैं, और जो मेथड की बात करें तो 9 तरह के मेथड्स आपकी कॉस्टिंग के। क्या क्या मेथड्स है, मेथड्स को देखिए। तो सबसे पहला मेथड आता है सिंगल आउटपुट और यूनिट कॉस्टिंग। अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि ऐसी कंपनियां, जैसे कंपनियों के आपको नाम बताऊं तो हमारे पास कंपनियां जैसे सीमेंट की कंपनियां हैं, सीमेंट बनाने वाली कंपनियां, जैसे टायर बनाने वाली कंपनियां, ये जो कंपनियां उनके पास एक तरह का प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट होता है। जैसे सीमेंट बनाने वाले लोग हैं, केवल सीमेंट बनाते हैं और कुछ नहीं बनाते, तो केवल सीमेंट का ही उत्पादन करते हैं, तो उनके पास एक ही प्रोडक्ट है, जिसको बोलते हैं यूनिट कॉस्टिंग। एक तरह की यूनिट बनाते हैं, यूनिट कॉस्टिंग के अंदर आ जाते हैं वो। उनको जो मेथड अप्लाई करना होता है वो सिंगल आउटपुट और यूनिट कॉस्टिंग मेथड वो अप्लाई करता है।
जॉब और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का मतलब क्या हुआ, ऐसी कंपनियां जो क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग में आती है, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग में आती है, जैसे रोड बनाना हो गया, बिल्डिंग बनानी है, ब्रिज बनाना है, मकान बनाना है, ये सारी ये जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जब बात करते हैं उसके अंदर जो कॉस्टिंग मेथड अप्लाई किया जाता है वो होता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। फिर आता है हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग। ऐसी कंपनियां जिसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो किन्हीं प्रोसेस से होते हुए निकलता है, जैसे अमूल का नाम ले लो, अमूल कंपनी का नाम सुना होगा आपने, जो डेयरी प्रोडक्ट में आती है। जैसे अमूल कंपनी को घी बनाना है तो घी बनाने के लिए उसको सबसे पहले दूध लाना पड़ेगा, तो दूध से घी बनेगा तो दूध का एक प्रोसेस अप्लाई करेगा, दूध रॉ मटेरियल था उससे एक फिनिश गुड निकलेगा, उसके बाद उसको वापस रॉ में डालेंगे फिर फिनिश निकलेगा। मतलब एक प्रोडक्ट का मेन प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट, मतलब एक प्रोडक्ट को निकालते जाएंगे, मेन प्रोडक्ट निकलता जाएगा, बाई प्रोडक्ट आपके बाहर निकलते जाएंगे। तो ये कुछ ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होती है, प्रोडक्शन कंपनियां, जिसके अंदर कुछ प्रोसेस अप्लाई की जाता है कि पहले ए प्रोसेस अप्लाई करे, ए प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में बी प्रोसेस, बी कंप्लीट होने के बाद में सी प्रोसेस। तो ये जो प्रोसेस अप्लाई करने के बाद, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे अमूल कंपनी के अंदर आपने छाछ पीवी है, जैसे छाछ पीवी है आपने, छाछ जो है आपके बटर मिल्क जो कहते हैं, बटर मिल्क क्या है, एक बाई प्रोडक्ट है। किसका बाई प्रोडक्ट है आपके, और दही है, दही को मतने से क्या निकलेगी, छाछ निकलेगी, और मतने से क्या निकलता है, मक्खन निकलता है। तो मक्खन मेन प्रोडक्ट क्या था, मक्खन, मक्खन निकाल दिया, और जो बचा हुआ आपका बाई प्रोडक्ट, इसको हमने क्या बना दिया, ये हमारा होता है बाई प्रोडक्ट, मतलब वेस्ट है। इस वेस्ट के हमने वेस्ट के ऊपर थोड़ा और काम किया और काम करके इसको बना दिया मेन प्रोडक्ट। मतलब ऐसी कंपनियां जिसके अंदर जो प्रोडक्शन है वो प्रोसेस के थ्रू होता है, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी, प्रोसेस डी, इसके अंदर जो मेथड्स अप्लाई किया जाता होता है प्रोसेस कॉस्टिंग। फिर बात करें ऑपरेटिंग कॉस्टिंग की। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, ये मेथड उन कंपनियों के लिए है जो ऑपरेट करती हैं। ऑपरेट मतलब क्या, सर्विस ऑपरेट कर, जैसे जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन कंपनियां, जैसे बस कंपनी हो गई, टैक्सी कंपनियां हो गई, आपके ट्रांसपोर्ट कंपनियां हो गई, रेलवे की बात कर सकते हैं हम, और उसके बाद होटल्स की बात कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स की बात कर सकते हैं, होटल में आपको रेस्टोरेंट्स की बात कर सकते हैं। ये सभी जो कंपनी क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो सर्विस प्रोवाइड करने का, उनको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए उनकी कॉस्ट लगती है, वो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। जैसे आप बस में ट्रैवल करते हैं तो बस का जो फेयर है, भाड़ा जो लगता है, वो पर किलोमीटर पर पैसेंजर के हिसाब से लगता है। आप रेलवे में ट्रैवल करते हैं तो पर पैसेंजर पर सीट के हिसाब से होता है। आप होटल्स में जाते हैं तो पर प्लेट के हिसाब से हिसाब किताब होता है। आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो पर बेड, पर पेशेंट, पर डे होता है। होटल्स में जाते हैं तो पर पर्सन पर रूम होता है, पर डे मतलब 24 आवर्स के हिसाब से। तो ये क्या है, ये सभी इनके यूनिट्स तय किए जाते हैं। ये जो ये ऑपरेट करते हैं, आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो इनको सर्विस प्रोवाइड करने में जो खर्चे लगते हैं, ऑपरेट करने में जो खर्चे लगते हैं, वो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में डिसाइड करते हैं। जैसे आपने टैक्सी कंपनियों का नाम सुना होगा, टैक्सी कंपनियां जो आप प्राइवेट टैक्सीज लेते हैं, तो टैक्सी वाले को अगर आप पूछेंगे कि चलिए आपको हम टैक्सी हायर कर रहे हैं तो क्या रेट है, तो वो बताते हैं 10 रुपये पर किलोमीटर आपको देना पड़ेगा या 20 रुपये पर किलोमीटर देना पड़ेगा। एसी चालू करेंगे तो ज्यादा, कम नहीं रखेंगे तो उसका कम। ये जो रेट वो कहां से तय करते हैं, वो रेट निकालने का जो तरीका है वो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में आपको सिखाया जाता है। फिर हम बात करते हैं बैच कॉस्टिंग की। मतलब यहाँ पे बैचेज, मतलब एक बैच कॉस्टिंग में डिस्कस करें, बिस्किट बनाने वाली कंपनियां हैं तो बैचेस के अंदर काम करती है। फिर हम बात करते हैं डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, इन डिपार्टमेंट का अलग अलग कॉस्टिंग निकाला, डिपार्टमेंट की कॉस्ट निकलती है। मल्टीपल और कंपोजिट कॉस्टिंग, मतलब अलग अलग प्रोडक्ट, जैसे कार बनाने वाली कंपनियां हैं, कार बनाने वाली कंपनी किसमें आती है, मल्टीपल और कंपोजिट कॉस्टिंग में। कि कार बनाएगी तो कार के अंदर बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स लगते हैं, सबको जोड़ा, एक प्रोडक्ट बनाया और बेचा। कॉस्ट प्लस और टाइम, तो कॉस्ट प्लस कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्लस कॉस्टिंग का मतलब जब भी हमको काम शीघ्र करवाना होता है, जल्दी करवाना होता है, तो जल्दी करवाने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट प्लस कॉस्टिंग का मतलब ये हुआ कि कोई भी जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर जब हम कॉन्ट्रैक्ट किसी पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि जैसे आपको एक बिल्डिंग बनानी है, तो बिल्डिंग बनाने के लिए हमने उसको कॉन्ट्रैक्ट हमने दे दिया। उसने बोला 2 साल में बिल्डिंग बना के दूंगा, 2 साल के लिए इतना पैसा लूंगा मैं। उसको अगर मुझे 2 साल को 6 महीने में करवाना है या 1 साल में करवाना है, उस काम को जल्दी करवाना है, तो मुझे एक्सेस पैसा देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा उसको पैसा देना पड़ेगा। जो एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है उसको बोलते हैं कॉस्ट प्लस कॉस्टिंग।
और फिर आता हमारा टारगेट कॉस्टिंग। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी होती है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सरकार इस टारगेट कॉस्टिंग को यूज करती है। सरकार एक अमाउंट तय करती है कि हमको इतना पैसा खर्च करना है और उस अमाउंट को वो खर्च करते हैं। उसके रिलेटेड जो भी अमाउंट आता है, जैसे टेंडर प्राइस इनवाइट करनी, टेंडर इनवाइट करने हैं, तो सरकार एक टारगेट बनाती है कि हमारा इतना पैसा, हम इतना पैसा खर्च करने वाले हैं, ये टारगेट है हमारा। उस टारगेट के बेस में वो टेंडर इनवाइट करते हैं और टेंडर को अगर उनको लगता है उनके टारगेट के साथ मैच कर रहा है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, और टेंडर के बेस पे अपना काम शुरू करवा सकते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को कुछ कॉस्ट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शंस कह सकते हैं, ये सिंपल इंट्रोडक्शंस था, वो इंट्रोडक्शंस हमने समझाया। अब इसके साथ एक और टॉपिक है, हमारे कॉन्सेप्ट है, इन कॉन्सेप्ट को हम समझने वाले हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग के क्या कॉन्सेप्ट हैं। इस कॉस्ट अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द कॉन्सेप्ट इन कॉन्सेप्ट, ये कौन कौन से कॉन्सेप्ट है। मैं थोड़ा इसको ज़्यादा लंबा मैं इसको नहीं खींचूंगा, सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैंने लिखा रेलेवेंट कॉस्ट, कि रेलेवेंट कॉस्ट क्या होती है, व्हाट इज रेलेवेंट कॉस्ट। देखो, रेलेवेंट कॉस्ट की जब बात करें, रेलेवेंट कॉस्ट तब यूज किया जाता है कि जब हम किसी डिसीजंस पे बात करते हैं कि मैं जो प्रोडक्ट बनाना चाहता हूं उस प्रोडक्ट से संबंधित क्या क्या कॉस्ट आने वाली है। मतलब ये हुआ कि जैसे कोई टायर बनाने वाली कंपनी है, टायर बनाने वाली कंपनी जो है पहले मोटरसाइकिल के टायर बनाती थी, उसने सोचा कि हम ट्रक के टायर बना दें, उसने सोचा कि हम प्लेन के टायर बना सकते हैं। तो टायर बनाने वाली कंपनी जब बात करते हैं टायर बनाने के लिए, तो कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैं बनाना चाहता हूं, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितनी कॉस्ट आएगी और उस प्रोडक्ट से संबंधित कितना पैसा लगने वाला है, वो रेलेवेंट कॉस्ट कहलाता है। अलग कॉस्ट दूसरी, जैसे मैं मार्कर बनाना चाहता हूं तो मार्कर से संबंधित कितना पैसा ये बताइए, उसके बाद दूसरी जो बातें हैं उसके साथ नहीं करते। रेलेवेंट कॉस्ट का मतलब क्या होता है, इसके अंदर मैं इसको बताऊं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी रेलेवेंट कॉस्ट के साथ में ऐड होती है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो दूसरा प्रोडक्ट हम छोड़ते हैं, जैसे कंपनियों के पास में चॉइस होती है कि मैं प्रोडक्ट ए बनाऊं या प्रोडक्ट बी बनाऊं, या मैं ए प्रोडक्ट बना रहा हूं, वो लॉस में चल रहा है, उसकी जगह मैं बी प्रोडक्ट बनाना चाहता हूं। तो जो प्रोडक्ट मैं बनाना चाहता हूं और जो प्रोडक्ट मैं त्याग रहा हूं, तो त्याग किया हुआ जो आपने अपॉर्चुनिटी आपने त्याग की है, सेक्रीफाइस किया है, उस अपॉर्चुनिटी के अंदर प्रॉफिट कितना था या लॉस कितना था, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब एक अपॉर्चुनिटी को प्राप्त करने के लिए जो दूसरी अपॉर्चुनिटी त्यागते हैं, तो जो त्यागी गई लागत है उसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो रेलेवेंट कॉस्ट के अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी शामिल होती है। फिर आता है संक कॉस्ट। संक कॉस्ट का मतलब होता है डूबी हुई लागत। डूबी हुई लागत का मतलब क्या होता है कि जैसे रेलेवेंट कॉस्ट निकालनी है, तो आप जैसे मैन्युफैक्चरिंग की बात करें कोई प्रोडक्ट की, मुझे मार्कर बनाना है, आपने मशीन पहले खरीद रखी है, आपके पास ऑलरेडी मशीन है, आपने भाड़ा पे कर रखा है फैक्ट्री का, अब आपको भाड़ा एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं, आपको नई मशीन लाने की जरूरत नहीं। इसका मतलब ये ऑलरेडी आप कर चुके हैं, इसका खर्चा ऐड नहीं होगा, मतलब आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप कर चुके हैं। ये संक कॉस्ट कहलाती है। तो संक कॉस्ट इफेक्ट करती है कि नहीं करती डिसीजन में? नहीं। डेप्रिसिएशन आप काउंट कर सकते हैं, बाकी कोई इफेक्ट नहीं करेगा। अगर मैं आप अगर प्रोडक्ट बनाएंगे तो भी आपकी मशीन रहेगी, नहीं बनाएंगे तो भी आपकी मशीन रहेगी। इसका मतलब आपके डिसीजन में संक कॉस्ट जो है वो डिसीजन मेकिंग में ज्यादा इफेक्ट नहीं करती, बिकॉज ये तो हो चुका है। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि जब हम कॉस्ट किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने की बात करते हैं तो ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं, ऐसा बहुत, जैसे मटेरियल अगर परचेज करना है, ऐसा बहुत सारा मटेरियल जो ऑलरेडी हमारे पास है, लेबर हमारे पास ऑलरेडी है, अब उनको आउट ऑफ पॉकेट कितना पैसा जा रहा है, आप कितना मॉनेटरी पे कर रहे हो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट कहलाता है। नोशनल कॉस्ट का एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। नोशनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, इंपुटेड कॉस्ट भी कह सकते हैं इसको, इंपुटेड कॉस्ट को या नोशनल कॉस्ट को। ये क्या होता है, ये कॉस्ट एक्चुअल में होती नहीं, बट इसको हम क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। बोले कैसे? जैसे मेरा खुद का प्रॉपर्टी है जिसपे मैं फैक्ट्री चला रहा हूं, तो प्रॉपर्टी का रेंट तो मुझे लेना ही नहीं है, तो रेंट मुझे किसी को देने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी मेरी है। तो ये जो प्रॉपर्टी मेरी, इसको मैं अपना रेंट नहीं लेता हूं, तो ये कस्टमर का फायदा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करता हूं, मैं नोशनल कॉस्ट के नाम से रेंट अप्लाई करता हूं कि अगर सपोज मानो ये मैं मेरी फैक्ट्री किसी और को किराए पे देता तो कितना पैसा आता, तो वो मेरा लॉस है, तो मैं क्या करता हूँ, कॉस्ट के अंदर वो पैसा ऐड कर लेता हूँ। तो कॉस्ट, जब हम कॉस्ट डिराइव करते हैं उसमें नोशनल कॉस्ट को भी ऐड किया जाता है।
फिर आता है हमारे पास पीरियड कॉस्ट, एक समय से संबंधित है कि एक पर्टिकुलर टाइम में कितना पैसा लग रहा है, कितनी कॉस्ट आ रही है। और फिर आता है शटडाउन कॉस्ट। शटडाउन कॉस्ट का मतलब होता है कि अगर कोई प्रोडक्शन बंद कर रहे हैं, मशीन बेच रहे हैं, तो मतलब मशीन बंद कर रहे हैं या खराब हो गया, तो उस समय जो कॉस्ट आती है शटडाउन कॉस्ट कहलाती है। तो ये हमारा था कॉस्ट के कॉन्सेप्ट। अब चीजें बहुत सारी है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं बहुत ही ब्रीफ में इसको मैंने समझाने की कोशिश की है, मेथड्स को, सिस्टम को, कॉन्सेप्ट को बहुत ब्रीफ में समझाने की कोशिश की है। तो ये मैं वैसे तो अन्याय कर रहा हूँ कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ, कितना शॉर्ट में समझा रहा हूँ, मुझे ऐसा इतना शॉर्ट में नहीं समझाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं समझा रहा हूँ क्योंकि आगे जब मैं ये टॉपिक जब एक्चुअल में पढ़ाऊंगा आपको, टॉपिक जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग हमने पढ़ा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मैंने पढ़ा है, तो जब मार्जिनल कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि मार्जिनल कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कितने बड़े टॉपिक्स हैं। जैसे हमने मेथड्स की बात की थी, सिंगल यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग में किस तरह से कैलकुलेशन किए जाते हैं, जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, इन सब में क्या होगा, ये जब चैप्टर्स टू चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको मजा आएगा, क्योंकि ये केवल मैंने ओवरव्यू दिया आपको कि ये ओवरव्यू है कि ये है क्या, कि पहले इसका मतलब समझ लो, उसके बाद इसकी टॉपिक को हम लोग समझेंगे। तो आज का ये जो टॉपिक था इंट्रोडक्शंस का, ये आज यही समाप्त करते हैं हम। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको पढ़ेंगे। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें लोगों को, और कुछ हो तो कमेंट दे सकते हैं आप आराम से, बेल आइकन भी दबाएं, तो इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा नए वीडियोस जो बनेंगे वो। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।